हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री पॉपकॉर्न चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं संक्रमण तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या और उनके चुंबकीय गुण के बारे में और उनके रंगीन आयन बनाने की प्रवृत्ति के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं केमिस्ट्री पॉपकॉर्न। संक्रमण तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में हम जो है पढ़ने वाले हैं। तो संक्रमण तत्वों की जो ऑक्सीकरण संख्याएं होती हैं, जो उनमें ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं, वो कोई एक ही ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हो ऐसा नहीं है। वे एक से अधिक ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं। जैसे मैग्नीज का देख लेते हैं। मैग्नीज जो है +2 +3 +4 +5 +6 और +7 इतनी सारी ऑक्सीकरण संख्या मैग्नीज द्वारा प्रदर्शित की जाती है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक एक का अंतर है, 2 के बाद 3 4 5 6 7। ये संक्रमण तत्व है जिसकी ऑक्सीकरण संख्या परिवर्तनीय है। कोई एक ऑक्सीकरण संख्या ही इसके पास रहेगी ऐसा नहीं है। ये ऑक्सीकरण संख्या एक से अधिक दर्शा सकता है। किंतु अगर हम यहाँ पर पी ब्लॉक के तत्वों में अगर हम ध्यान से देखें, पी ब्लॉक के तत्वों में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ऑक्सीकरण संख्या परिवर्तनीय तो होती है उनमें भी, लेकिन वो एक एक के अंतर से नहीं होती। जैसे हम 16वें समूह की ऑक्सीकरण संख्या के बारे में देखते हैं। तो 16वें समूह की ऑक्सीकरण संख्या अगर आप देखोगे तो उसमें +2 +4 +6 इस तरीके से परिवर्तन होता है, यानी उसमें दो के अंतर से परिवर्तन होता है। अगर आप 17वें समूह का भी देखते हैं सेम इसी पैटर्न पे, तो आपको +1 +3 +5 और +7 इस तरह से दो के अंतर में ऑक्सीकरण संख्याएं प्रदर्शित होती हैं। परंतु डी ब्लॉक के तत्वों में जो ऑक्सीकरण संख्याएं परिवर्तनीय भी होती हैं और एक एक के अंतर से वो परिवर्तनीय होती हैं। तो डी ब्लॉक के तत्वों में ऑक्सीकरण संख्या परिवर्तनीय क्यों है, इसके बारे में हमको समझना है। तो इसको समझने के लिए हमको सबसे पहले इसके विन्यास को देखना होगा और विन्यास को देखते हुए हम इसके ऑक्सीकरण संख्या का अनुमान लगाते हैं। कि आप देख सकते हैं संक्रमण तत्वों की जो परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या होती है उसको समझाने के लिए हमने उनके विन्यास को बनाया रखा है। यहाँ पे विन्यास बना हुआ है। तो सबसे पहला कि परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या जब भी किसी तत्व द्वारा दर्शाई जाती है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो उसके बाह्यतम कोष होते हैं वहां से उसे अधिकतर प्रदर्शित की जाती है और बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा रहनी चाहिए, तभी वो एक से अधिक ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित कर पाएगा। तो संक्रमण तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या क्यों प्रदर्शित करते हैं, इसमें सबसे जो पहला कारण होता है वो इसके विन्यास से हमको पता चलता है। तो देखिए इसका विन्यास क्या है। इसका विन्यास होता है, विन्यास के बारे में मैंने पहले की क्लास में बता दिया है, वो आप जाके देख सकते हैं। देखिए ये जो विन्यास हमने बना रखा है इसका, इस विन्यास में 2 प्रकार के कक्षक हमने बताए हैं। एक जो है अंदर की कक्षा में और एक बाहर की कक्षा में। तो बाहर की कक्षा में s ऑर्बिटल होता है, इसे जस्ट एक बिल्कुल उसके पीछे के अंदर में जो है एक d ऑर्बिटल होता है। अब यहाँ पर ये दोनों ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। s में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जबकि d में 1 से 10 तक के इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2, यहाँ पर 10 तक इतने सारे इलेक्ट्रॉन उपलब्ध हैं ऑक्सीकरण संख्या को प्रदर्शित करने के लिए। क्यों उपलब्ध हैं? क्योंकि यहाँ पर जो d ऑर्बिटल होता है -1 d ऑर्बिटल और ns ऑर्बिटल दोनों की ऊर्जाओं का अंतर बहुत कम होता है, इसलिए दोनों के दोनों यूज हो जाते हैं। इन दोनों में ऊर्जाओं का अंतर कम होने के कारण दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करने के लिए यूज हो जाते हैं। तो हम इसको एक पैटर्न में बना के देखते हैं कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर हमने जो है अलग अलग 3D श्रेणी के तत्वों को उनका विन्यास हमने बना के रख दिया है। इनका परमाणु क्रमांक मैंने नहीं लिखा है तो मैं लिख देता हूँ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ये हमने इसका परमाणु क्रमांक लिख दिया। अब पहले वाले को देखते हैं। चलिए पहले वाले में क्या होता है, जब भी संक्रमण तत्व जो अपना ऑक्सीकरण प्रदर्शित करते हैं, ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं। इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं तो अगर हम यहाँ पर आते हैं, चलिए इसको देखते हैं, तो s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन पहले त्यागे जाते हैं। s में 2 इलेक्ट्रॉन है, s में आप ध्यान से देखेंगे s में 2 इलेक्ट्रॉन है,
तो पहली बार जब स्कैंडियम इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो s के पहले त्याग देता है वो। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण पहली बार ऑक्सीकरण संख्या इसकी 2 बन जाती है, +2 त्यागने को प्लस से लिखते हैं। तो यहाँ पे s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन पहले त्यागे जाते हैं, इसलिए हमने उसको +2 लिखा। फिर होता यह है कि वो जो s ने जो त्याग दिए उसके बाद ये एडिशन में जाता है, मतलब ये उससे और उसके ऊपर से ऐड होता है। तो ये दोनों निकल गए, अब d में 1 बचा। तो d में 1 बचा, वो जब जाएगा तो वो एडिशन होके आता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा +3। देखिए एडिशन का मतलब ये है, मतलब ऐड होने का मतलब है कि जो ऑक्सीकरण संख्या s ने बता दी है उसके ऊपर से जाके और जुड़ जाता है, तो +2 और +3 हो गया। ठीक है, अगर इसी तरीके से दूसरे में अगर आप देखते हैं टाइटेनियम वाले में, तो क्या होता है कि पहले s के इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो पहले 2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा। फिर क्या होगा, ये जब d के इलेक्ट्रॉन उनमें जाके ऐड होंगे तो ये 1 by 1 ऐड होते हैं। हमने इसके पहले ही देख लिया था कि ऑक्सीकरण संख्या 1 by 1 परिवर्तित होती है। तो यहाँ पर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो सकते हैं s वाले में, लेकिन एक एक करके, तो एक एक करके हम ऐड करते हैं। तो ये पहले ऐड करेंगे तो 2 में पहला वाला ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा। समझ रहे हैं, ये 1 by 1 ऐड कर रहे हैं। जैसे ये 2 निकल गया, अब d का पहले दिए, फिर d का दूसरा दिए। तो इस तरीके से पहला 2, जब पहले निकला 2, फिर हमने d का एक ऐड किया तो 3, और d का और एक ऐड किया तो 4। इस तरीके से हम उसको बढ़ाते हुए चलते हैं। इस प्रकार से आप वेनेडियम में आ जाएंगे, तो +2। ठीक है, अब 3 आप ऐड करते जाएंगे तो +3, +4 एंड +5। ये ऑक्सीकरण संख्या आपको देखने को मिल जाएगी। क्रोमियम में जब आप आते हैं तो क्रोमियम में क्या होता है कि यहाँ पे वैलेंस कोष में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये +1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब +1 से स्टार्ट होने के बाद आप एक एक करके d के ऐड करते जाते हैं, तो +2, +3, +4, +5 एंड +6, यहाँ तक ये चला जाता है। मतलब ये d में जितनी भी संख्या है अभी तक जो d में जितनी भी संख्या वो एक एक करके उसमें ऐड होती जा रही है। नेक्स्ट में आ जाता है मैग्नीज में। तो मैग्नीज में कहां से, s से पहला 2 चालू होगा, फिर 5 के इलेक्ट्रॉन एक एक करके हम उसमें ऐड करेंगे, तो +2, +3, +4, +5, +6, +7, ये हम ऐड कर दिया। परंतु अब यहाँ पर एक ध्यान से देखना है कि अब यहाँ 5 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए, d6 में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 से अधिक हो गई। तो यहाँ पे 5 से अधिक जब हो जाते हैं, थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना है, जब 5 से अधिक हो जाते हैं तो 5 से जितने अधिक होते हैं, जैसे यहाँ पर अगर d में 6 है तो 5 से 1 अधिक है, तो हम सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन बस एडिशन के लिए बाहर करेंगे। कैसे, चलिए देखते हैं। तो पहले ये जो s के इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो यहाँ पे 2, अब d में 6 इलेक्ट्रॉन है तो वो 5 को रोक लेता है और सिर्फ एक ही प्रदान करता है, दैट इज +3। आपको समझना है कि d में 5 तक थे, जब तक 5 थे उसमें, तब तक वो पांचों इलेक्ट्रॉन एक एक करके ऐड हो गए। लेकिन जब 5 से अधिक होते हैं तो वो 5 को अपने पास रोक लेता है, वो उन इलेक्ट्रॉनों को जाने देता है। तो उसके छोड़ 5 के छोड़ जो एक्स्ट्रा बचते हैं, जैसे यहाँ पे 6 है तो 5 रोकने के बाद 1 बचेगा, तो वो 1 को ही ऐड हम कर रहे हैं। इस तरीके से यहाँ पर अगर हम आ जाए तो +2, +3, यहाँ पर सिर्फ 2 ही एडिशन के लिए जाएंगे, तो +2, +3, +4, ये ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आप आगे बना सकते हैं। परंतु यहाँ पर हम लास्ट के 2 को देखते हैं। चलिए, ये तो आप निकिल का भी बना सकते हैं। निकिल में कितने ऐड होंगे, निकिल में 5 रोक लेते हैं तो 3 ऐड होंगे, तो +2, +3, +4, +5, यहाँ तक हो गया। अब हम कॉपर में आते हैं। कॉपर वाले को जब आप देखेंगे तो कॉपर वाले में आपको अगर ऐसे देखने को मिलेगा तो d में 10 इलेक्ट्रॉन है। देखें d में 10 इलेक्ट्रॉन, d में जब 10 पूरा हो जाता है तो वो बिल्कुल भी किसी प्रकार की ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित में भाग नहीं लेता, किसी प्रकार के बंध बनाने में भाग नहीं लेता। तो इसमें से इसकी ऑक्सीकरण संख्या सिर्फ क्या हो जाती है, +1 हो जाती है। ठीक है, ये अभी प्रारंभिक में बता रहा हूं आपको, फिर बाद में इसमें हम और ज्यादा थोड़ा सा संशोधन करेंगे। हाँ, जिंक के वाले मामले में आएंगे तो जिंक में सिर्फ आपको +2 ही देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर जो हमने ऑक्सीकरण संख्या पहले बनाने की कोशिश की, वो एक हमारे अनुमान के हिसाब से हमने इसको बना दिया है। ठीक है, परंतु बिल्कुल हमने जैसा बना दिया वैसा एग्जैक्ट यहाँ पे सिस्टम नहीं होता। आपको ध्यान देना है कि ऐसा एग्जैक्ट सिस्टम नहीं होता। क्या होता है, इसमें बहुत सारे कारण होते हैं जो इनके विन्यास को
थोड़ा प्रभावित करते हैं। जैसे कैसे, तो स्कैंडियम जो है 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद एक रोकना नहीं चाहता, क्योंकि उसका जो है विन्यास अगर वो 2 और 1 तीनों को बाहर निकाल देता है तो वो स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेता है। इसलिए स्कैंडियम की डायरेक्ट ऑक्सीकरण संख्या +3 हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने एक देखा क्रोमियम के बारे में। क्रोमियम में पहला इलेक्ट्रॉन हमने क्या देखा कि S1 है, तो वो पहले से 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद ऑक्सीकरण शुरू करेगा, परंतु ऐसा नहीं है, वो सीधा +2 से शुरू होता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर कॉपर के मामले में आते हैं तो कॉपर के मामले में हमने क्या लिखा है कि +1 लिखा है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत स्थायी ऑक्सीकरण संख्या और होती है जो कि +2 होती है। ठीक है, तो ये था ऑक्सीकरण संख्या के बारे में। तो ऑक्सीकरण संख्या क्यों परिवर्तन हो रही है, क्योंकि हमने S के साथ साथ D को एक एक करके यूज किया है और दोनों ऑर्बिटल के ऊर्जा लगभग समान है, इसलिए दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करने में भाग लेते हैं, जिससे कि ऑक्सीकरण संख्या में बहुत अधिक परिवर्तन देखने को मिलता है। अगला जो हम लोग गुण पढ़ने वाले हैं वो गुण है संक्रमण धातुओं द्वारा रंगीन आयन बनाना। एक्चुअली धातुओं द्वारा का मतलब है आयन द्वारा जो है संक्रमण तत्वों के आयन रंगीन होते हैं। तो वो क्यों होते हैं और ये कैसे होता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं। संक्रमण तत्वों में जो d ऑर्बिटल उपलब्ध होता है, जो d ऑर्बिटल उपलब्ध होता है, वो d ऑर्बिटल जो है आपको पता होना चाहिए कि d फोर्स में 5 ऑर्बिटल होते हैं। यहाँ पे हमने लिखा 1 2 3 4 5 ये 5 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको लिख दिया। अब ये जो d ऑर्बिटल होते हैं ये 2 भागों में बटे होते हैं। एक 3 का सेट होता है और एक 2 का सेट होता है। जो 3 का सेट होता है उसको T2G नाम से संबोधित करते हैं और ये EG सेट होता है। अब यहाँ पर होता ये है कि मान लेते हैं कि इस ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन है, इस तरीके से कोई इलेक्ट्रॉन है, तो वो इलेक्ट्रॉन जब ये दोनों अपने d ऑर्बिटल स्प्लिट होते हैं, जब ये स्प्लिट होने पर इनके 2 सेट जब बन जाते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन किसी एक खंड में जाकर उपस्थित होता है। तो यहाँ पे निम्न ऊर्जा स्तर के हिसाब से मैं यहाँ पर रख देता हूँ। मान लेते हैं समझाने के लिए है कि हमने यहाँ पर रख दिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमको आगे बनाना है इसलिए ऐसा नहीं हमने यहाँ पर रख दिया। अब इसको समझिएगा ध्यान से। अगर मान लेते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन इस खंड में पड़ गया, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है जब उसको ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है तो वो ऊपर के स्तर पे पहुंच जाता है। आप इसको यहाँ पे ऊर्जा के मामले में समझने के लिए ऐसा समझ लीजिए कि इस तरफ ऊर्जा है और यहाँ पर ऊर्जा हम ऐसा बता रहे हैं कि Eg की ऊर्जा कम है और T2G की ऊर्जा अधिक है। तो जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन Eg के सेट पे पड़ा हुआ है, नीचे जो 2 ऑर्बिटल का सेट है, इस पर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, तो जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को दृश्य प्रकाश ऊर्जा मिलती है, विजिबल लाइट, ध्यान से सुनेंगे, दृश्य प्रकाश ऊर्जा, इसका जो क्षेत्र होता है वो 400 से 700 nm के मध्य होता है। ठीक है, तो जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को दृश्य प्रकाश ऊर्जा प्राप्त होती है, विजिबल लाइट्स प्राप्त होते हैं। इस विजिबल लाइट में 7 रंग होते हैं, आपको पता होगा, विब्रियो इस नाम से हम बताते हैं। तो 7 रंग होते हैं। तो जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को दृश्य प्रकाश ऊर्जा प्राप्त होती है, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर के ज्यादा ऊर्जा वाले कक्षक में ये संक्रमण करता है। तो मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन यहां पर चला जाता है। ठीक है, ये यहां पर चला जाता है, तो इस दौरान ये दृश्य प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। यहां पर ऐसा मान लीजिए तीर अगर इधर आ रहा है तो अवशोषित कर रहा है, तो ये जो है दृश्य प्रकाश ऊर्जा का शोषण करता है। ठीक है, और संक्रमण करने का मतलब होता है, संक्रमण एक बार नहीं होता, बार बार भी हो सकता है। तो यहां पर जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पर पहुंच गया, देखिए ये यहां पे मैंने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं बनाया, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे पहुंच गया मान लेते हैं, और जब वो इलेक्ट्रॉन फिर जब संक्रमण करता है नीचे की ओर, तो यहां पर इस तरीके से नीचे की ओर, तो ये जितनी ऊर्जा ये शोषित कर चुका है उतनी ऊर्जा को ये मुक्त करता है। ठीक है, तो दृश्य प्रकाश ऊर्जा का उत्सर्जन कर देता है। कहने का मतलब यह है कि d ऑर्बिटल में अगर कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो वो d ऑर्बिटल के स्प्लिट होने के बाद जो कक्षक बनते हैं, जो सेट बनते हैं, उन सब सेट के बीच में ये इलेक्ट्रॉन संक्रमण करता है, जिसको कि हम dd संक्रमण कहते हैं। और dd संक्रमण होने पर
वो जो इलेक्ट्रॉन है दृश्य प्रकाश ऊर्जा को या तो अवशोषित करेगा, अगर ऊपर की कक्षा में जा रहा होगा तो अवशोषित करेगा, नीचे की कक्षा में आ रहा होगा तो उत्सर्जित करेगा। तो इससे क्या होता है, दृश्य प्रकाश क्षेत्र की अगर ऊर्जा ली जाती है या दी जाती है तो वो रंग उत्पन्न करने का कारण बनता है। तो यही कारण है कि संक्रमण तत्वों के जो आयन होते हैं वो रंगीन होते हैं। अब इसको हमको डिटेल में समझना है कि कौन से आयन रंगीन होंगे, कौन से आयन रंगीन नहीं होंगे। तो आइए देखते हैं कि संक्रमण तत्व के आयन रंगीन होंगे या नहीं होंगे, हम इसको कैसे पता लगाते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ संक्रमण तत्वों के विन्यास लिख के रख दिए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं स्कैंडियम 21 का विन्यास हमने लिख दिया है यहाँ पे 3d1 4s2, टाइटेनियम का लिख दिया है 3d2 4s2। इस तरीके से हमने अलग अलग तत्वों के विन्यास यहाँ पर बनाकर रख दिए हैं। आपको नीचे ध्यान देना है कॉपर वाले में 3d10 4s1 होगा, सॉरी ये 1 है और कॉपर वाला 1 है। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि कॉपर 3d10 4s1 है, जिंक का 3d10 4s2 है, कॉपर का 3d10 4s1 है। ठीक है, ये विन्यास हमने यहाँ पे लिख के रख दिया है। अब हम ये जो तत्व के विन्यास हमने लिखे हैं उनको हम आयनों में बदलेंगे। देखिए आयन रंगीन होते हैं या रंगीन होते हैं, हम तत्वों पर नहीं देखते। तो ध्यान से देखना है कि ये परमाणु है, इन परमाणुओं पर रंग आपको नहीं देखना होता, आपको रंग जो देखना होता है वो आयनों पर देखना होता है। ये धनायन है सारे, इन पर रंग देखना है आपको, ये रंगीन होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम आयन जब बनाते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप धनायन बना हुआ है तो 3+ अगर लिखा है तो स्कैंडियम में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन को कम करना होगा, तब वो स्कैंडियम 3+ बनेगा। आप ऐसा समझिए कि स्कैंडियम 3+ बना रहे हैं आप, तो इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन आपको हटाना होगा। इसका जो विन्यास बना है उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन हटाना होगा, क्योंकि धनायन बनाने पर इलेक्ट्रॉन हटाना होता है। तो 3+ है तो 3+ में इलेक्ट्रॉन हम कैसे कैसे हटाएंगे, ये जो दिख रहा है इसमें से इलेक्ट्रॉन हटाएंगे। तो पहले s का हटा देंगे, 2 हट जाएगा और एक और हटाना पड़ेगा तो 3+ हो पाएगा, यानी स्कैंडियम 3+ बनाएंगे तो ये ऐसा हो जाएगा 3d0 4s0 ऐसा हो जाएगा। दोनों जीरो इसलिए हो जाएंगे क्योंकि हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन ही तो थे और हमने वो सारा निकाल दिया तो ये 0 हो गए। तो आप देख सकते हैं कि D 0 हो गया। अब मैंने जैसे आपको बताया था कि संक्रमण तत्वों के आयन तभी रंग पैदा करते हैं जब उनके d ऑर्बिटल में कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित यानी सिंगल, जो डबल ना हो। तो भाई यहाँ पर तो d ऑर्बिटल जो है उसमें कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो फिर ये रंग उत्पन्न नहीं करेगा, ये रंगहीन हो जाएगा, रंगहीन कलरलेस हो जाएगा क्योंकि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचे, ये रंगहीन हो जाएगा, कलरलेस। क्या है, रंगीन और रंगहीन बोलने में थोड़ा सा समान लगता है, इसलिए मैं कलरलेस बता रहा हूँ, कलर इस पे नहीं रहेगा। ठीक है, अगर आप सेम पैटर्न पे दूसरा देखते हैं तो हमको Ti को Ti4+ बनाना, तो 4+ बनाने के लिए हम 4 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो 4 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो यहाँ पर भी वैसे ही D जो है खाली हो जाएगा, और खाली होने पर ये भी रंग नहीं दे पाएगा क्योंकि d ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना चाहिए जो dd संक्रमण करेगा तभी उसमें रंग पैदा होगा। अब तीसरे में आ जाते हैं, तो आयरन का है, आयरन में यहाँ पे 3d6 4s2 है और 2+ करना है, यानी हमको 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो हम ये s का इलेक्ट्रॉन पहले निकालते हैं, वैसे निकालते इलेक्ट्रॉन s का पहले ही है, तो s का इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे निकाल देंगे, तो इसका विन्यास हो जाएगा 3d6 4s0। अब यहाँ पर d में 6 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं। जब d में 6 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि d जो है d ऑर्बिटल 5 होते हैं और इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन डालते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो आप देख सकते हैं कि 4 अयुग्मित बच रहे हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पर हमारे पास में 6 इलेक्ट्रॉन हमने d में भरा, d में 6 इलेक्ट्रॉन भरा 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बच जा रहे हैं, और 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बच जा रहे हैं हमारे पास में 3d6 के होने के बाद, तो सीधी सी बात है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 4 बच रहे हैं, इसलिए Fe2+ आयन रंगीन होगा। तो मैं यहाँ पे छोटा छोटा लिखते जाता हूँ कि ये कलरलेस, ये रंगहीन था, ये भी रंगहीन है, लेकिन ये जो है वो रंगीन होगा। ठीक है, अब इस तरीके से Ni4+ में जाइए, Ni4+ में क्या है, हमको 4 इलेक्ट्रॉन हटाना है, तो हम यहाँ S से 2 हटा देंगे और इसमें से 2 हटा देंगे, तो ये 3d6 बच जाएगा, तो 3d6 4s0। तो भाई यहाँ पर तो आयरन और निकेल की स्थिति सेम हो जा रही है, तो निकल 4+ भी जो है वो रंगीन ही होगा।
ठीक है। अब आ जाते हैं कॉपर 1+ वाले कंडीशन में। कॉपर 1+ का कंडीशन यानी एक इलेक्ट्रॉन हटाना है, तो यहाँ पर 3d10 4s1 है, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन हम हटा देंगे तो यहाँ पर विन्यास क्या हो जाएगा 3d10 4s0। देखो d में पूरे 10 भरे हुए हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है कि d में 10 पूरे भर जाते हैं यानी तो पूरे के पूरे युग्मित है। तो यहाँ पर युग्मित कैसे हैं, पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन जो है वो डबल डबल है। और हमें ये बताया आपको कि रंगीन आयन बनाने के लिए कोई युग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए जो सिंगल हो, तो यहाँ पर कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन बचे ही नहीं है, तो ये फिर से रंगहीन हो जाएगा, ये रंगहीन हो जाएगा। ठीक है। अगर अब अगला आ जाते हैं जिंक 2+ में, तो जिंक 2+ में आते हैं तो आपको क्या करना है, दो इलेक्ट्रॉन हटाना है, तो s के दोनों इलेक्ट्रॉन आप हटा देंगे, तो यहाँ पर विन्यास बन जाएगा 3d10 और 4s0। तो आप देख सकते हैं ये फिर से कॉपर जैसा हो गया है, तो ये भी क्या हो जाएगा, रंगीन हो जाएगा। ठीक है। अब हमको लास्ट वाला को थोड़ा ध्यान से देखना है कि हमको कॉपर 2+ पूछा है, इसने कॉपर 2 पॉजिटिव को पूछा है, तो हम क्या करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो s का एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा, s का एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो d का भी एक इलेक्ट्रॉन हमको निकालना पड़ जाएगा, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन s से तो मिल ही रहे हैं, तो s से एक इलेक्ट्रॉन इसमें से, तो d में यहां पर विन्यास बच जाएगा 3d9 4s0। अब 3d9 की कंडीशन को अगर आप देखते हैं, तो 3d9 की कंडीशन में अगर आप आके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो अयुग्मित है, यहाँ देखिए सिंगल है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर एक है तो फिर ये पक्का जो है क्या हो जाएगा, रंगीन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी आयन के रंगीन होने या रंगहीन होने, कलर्ड या कलरलेस होने के बारे में हम इस तरीके से पहले अनुमान लगाते हैं। उसके d ऑर्बिटल में कोई ना कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हमको चाहिए, तभी वो आयन रंगीन हो पाता है। इसके बाद जो अगला हम गुण देखने वाले हैं वो है संक्रमण तत्वों के चुंबकीय गुण के बारे में हमको देखना है, लेकिन उससे पहले हम एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक आवेशित कण होते हैं, और आवेशित कण जब अपने अक्ष पर घूमते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे बना रखा है चित्र भी, तो ये इसका अक्ष है, इलेक्ट्रॉन का अक्ष है, इस पर जब ये रोटेट होते हैं, ये जब आवेशित होते हैं, ऋणावेशित होते हैं इलेक्ट्रॉन, जब ये रोटेट होते हैं तो इनके अगल बगल में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये इस तरीके से इनके, चूंकि कोई भी आवेशित कण अगर घूमता है तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये इधर आप देख सकते हैं कि दोनों इलेक्ट्रॉन का रोटेशन बिल्कुल अलग अलग है, तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा करते हैं वो इनके रोटेशन के ऊपर डिपेंड होता है कि चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में उत्पन्न होगा। ठीक है। ये आपने फिजिक्स के नियम में भी ये देखा होगा कि इलेक्ट्रॉन जब प्रवाहित होते हैं, इलेक्ट्रॉन जब चलते हैं तो वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर घूमता है जब, तो भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन जो है विपरीत दिशा में रोटेशन कर रहे हैं, तो इसके चुंबकीय क्षेत्र को इसकी जो चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न हो रहा है और इसका जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, दोनों एक दूसरे के विपरीत होगा और दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर जब हम ऑर्बिटल के रूप में जब इसको हम बनाते हैं, तो हमने जैसे ऐसे बनाया ये, तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पर जो दो इलेक्ट्रॉन हैं वो एक ही कक्षक में है, और एक ही कक्षक में होने के साथ साथ उनका घूर्णन जो है एक दूसरे के अपोजिट है, और वो दोनों एक दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र को निरस्त कर देते हैं। जब ऐसे एक दूसरे को निरस्त कर दिया जाता है तो ऐसे कंडीशन को हम प्रतिचुंबकीय स्थिति कहते हैं, प्रतिचुंबकीय, या इसको हम डायमैग्नेटिक कहते हैं, डायमैग्नेटिक कंडीशन कहते हैं। परंतु मान लेते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा ऑर्बिटल है जिसमें हमको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज्यादा संख्या में नजर आ रहा है, जैसे ये है, मान लेते हैं कि ये यहाँ पर इस तरीके का कंडीशन है। तो इस तरीके कंडीशन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक दूसरे का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो निरस्त हो गया, परंतु ये जो है इनके चुंबकीय क्षेत्र निरस्त नहीं हो पा रहे हैं और ये अपना चुंबकीय गुण प्रदर्शित करेंगे। ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं अनुचुंबकीय स्थिति, अनुचुंबकीय स्थिति कहा जाता है। इसको हम पैरामैग्नेटिक कहते हैं। अब यहां पर बात यह आती है कि संक्रमण तत्वों के डी कक्षक से ये चीजें उत्पन्न होती हैं कि वो अनुचुंबकीय होंगे कि प्रतिचुंबकीय होंगे।
कुछ मामलों में s कक्षा काम करता है, बट मैक्सिमम टाइम ज्यादा फोकस होता है हम d ऑर्बिटल के ऊपर लगाते हैं कि d ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे या नहीं होंगे। इसके आधार पर हम उसके चुंबकीय गुण की व्याख्या कर देते हैं। चलिए हम अलग अलग संक्रमण तत्वों के आयनों के चुंबकीय गुण के बारे में देखते हैं। इन होने के गुण के ऊपर ये कब रंगीन होते हैं, कब रंगीन होते हैं, इसके ऊपर हमने जो विन्यास बनाया था लगभग मैं वैसा ही विन्यास लेके इस चुंबकीय गुण के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। तो ध्यान से देखिएगा कि संक्रमण तत्वों के आयन मैंने यहां लिख रखे हैं जिसमें Sc3+ है, स्कैंडियम 3+ है। तो स्कैंडियम 3+ का विन्यास हमने पहले बनाया था 3d0 4s0, इसका विन्यास हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको सिर्फ डी को देखना है ध्यान से। तो देखिए डी में क्या कोई इलेक्ट्रॉन बचते हैं, तो डी में कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं और एस में भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी ये जो है इनके जो संयोजी कोष है, संयोजी कोष बोलते हैं हम जिनको, उनमें सारे इलेक्ट्रॉन खत्म हो चुके हैं, यानी ये अष्टक स्थिति को पूर्ण कर चुका है। ठीक है, एक चीज और ध्यान से देखना है आपको कि जिन परमाणुओं में अष्टक पूर्ण होता है उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं बी में, तो यहाँ पर कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन हमारे पास नहीं बच जाएगा जो अयुग्मित हो। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या शून्य हो जाएगी और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर शून्य हो जाती है, 0 हो जाती है, तो वहां पर जो गुण होता है वो प्रतिचुंबकीय हो जाता है, प्रतिचुंबकीय देता है, दैट इज डायमैग्नेटिक हो जाता है। अब Fe2+ को अगर आप देखते हैं तो 3d624s0, ये हमने विन्यास पहले ही बना रखा है, जाकर उसको देख सकते हैं, इसी क्लास में है। तो यहां पर अगर आप आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा 3d6 से, यानी d में 5 अगर हमने, d में को पता है d में 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6 तो 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हमारे पास बच जाते हैं। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 हो जाती है, तो ये इसका चुंबकीय गुण जो है अनुचुंबकीय हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम Mn2+ में आते हैं तो उसका विन्यास हो जाता है 3d5 तो यहाँ पर भी 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, तो ये भी जो है वो अनुचुंबकीय हो जाएगा। अच्छा, अनुचुंबकीय गुण क्या होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र में ऐसे पदार्थ जो अनुचुंबकीय होते हैं वो आकर्षित होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर या चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में आने पर वो आकर्षित होते हैं। अब Zn2+ के बारे में हम देखते हैं, तो इसका विन्यास हो जाएगा 3d10 4s0। आप देख सकते हैं डी में पूरे के पूरे कंप्लीट फील्ड है, यानी इसमें अयुग्मित वाली स्थिति नहीं आएगी। कैसे अयुग्मित वाली स्थिति नहीं आएगी? डी में अगर 10 भरा है मतलब यहाँ पर ये सारे इस तरीके से फुल पैक है और यहाँ पे सारे कक्षकों में डबल डबल इलेक्ट्रॉन है जो कि एक दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र को निरस्त कर देंगे। तो जब पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फील्ड होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नजर नहीं आता, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर भी शून्य हो जाएगी और ये जो है वो प्रति चुंबकीय हो जाएगा। तो ये चुंबकत्व के बारे में था। अच्छा, यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखना है कि कुछ ऐसे तत्व भी होते हैं जिन तत्वों में बहुत अधिक मात्रा में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि चुंबकीय क्षेत्र में एक साथ अलाइन हो जाते हैं, उनको हम लौह चुंबकीय गुण कहते हैं। लौह चुंबकीय गुण दर्शाने वाले जो 3 मुख्य रूप से जो तत्व होते हैं वो ये 3 तत्व होते हैं जिनको कि हम आयरन, कोबाल्ट और निकल बोलते हैं। ये 3 तत्व ऐसे होते हैं जो लौह चुंबकत्व दर्शाते हैं, यानी इनके पास मैक्सिमम बहुत ज्यादा मात्रा में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में एक ही दिशा में सब के सब अलाइन हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो कोई भी पदार्थ, जैसे आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि आयन, तो Fe2+ और Mn2+ इन दोनों आयनों में ज्यादा अनुचुंबकीय कौन है? तो ज्यादा अनुचुंबकीय कौन है? तो जिसमें जितने अधिक मात्रा में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतना ही अधिक अनुचुंबकीय होगा। तो अगर आपको कोई पूछ देता है Fe2+ में और Mn2+ में ज्यादा अनुचुंबकीय कौन है, तो आप Mn2+ को बताएंगे क्योंकि इसमें 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, और किसी आयन के अनुचुंबकीय गुण को जो मापन किया जाता है उसको हम चुंबकीय आघूर्ण द्वारा नापते हैं। तो चुंबकीय आघूर्ण द्वारा कैसे नापते हैं? तो चुंबकीय आघूर्ण का जो सूत्र होता है, चुंबकीय आघूर्ण जो है बोर मैग्नेट्रॉन में नापा जाता है। तो चुंबकीय आघूर्ण को ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो चुंबकीय आघूर्ण को म्यू से दर्शाते हैं और n+2, और ये जो राशि होती है वो बोर मैग्नेट्रॉन में नापी जाती है। अब यहाँ पे n क्या है? तो n अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है।
इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी अधिक होगी उतना ही अधिक उसका चुंबकीय आघूर्ण हमको प्राप्त होता है। आपको यहाँ पे मान लीजिए कोई 4 युग्मित इलेक्ट्रॉन बोलता है, 4 युग्मित इलेक्ट्रॉन अगर आपको नजर आ रहे हैं तो n की जगह 4 फिर 4 फिर से और ये प्लस 2 यानी 4 2 6 और ये 6 से 4 बार गुणा के 24 हो जाएगा। 24 रूट ऑफ 24 गवर्नमेंटल इसका चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर चुंबकीय गुण के बारे में हमने आपको बताया। तो आज के लिए इतना ही, और इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो मैं इसमें नए नए वीडियो जो बनाते जा रहा हूँ वो आपको देखने को मिलेंगे, और इसमें कोई सुधार करना होगा तो भी आप मेरे को बताएंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, तो उस हिसाब से मैं इसमें और भी सुधार कर सकता हूँ। धन्यवाद सभी।